आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है किसी रूक्ष आनत तल पर रखा हुआ 1 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका किसी 100 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग नियतांक वाले स्प्रिंग से दिए गए चित्र के अनुसार जुड़ा है। तो रूक्ष आनत तल मतलब रफ, खुरदुरा। तो देखिए नीचे फिगर बनाया गया है। तो ये फिगर बनाया गया है। तो इस पर जो है 1 किलोग्राम का कोई गुटका है और जिस स्प्रिंग से ये बंधा हुआ है, ये घिरनी के द्वारा, पुली के द्वारा, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। कह रहा है गुटके को स्प्रिंग के बिना खींची स्थिति में विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। तो जिसमें गुटका बंधा हुआ है, इसको जब स्प्रिंग खींची नहीं है तो उस समय ये विराम अवस्था में है, यानी रेस्ट में है। इसका वेलोसिटी 0 है। अब उससे छोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है गुटका विराम अवस्था में आने से पहले आनत तल पर 10 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है। तो गुटका 10 सेंटीमीटर नीचे जा करके ये विराम अवस्था में आ जाता है, यानी रेस्ट में आ जाता है। तो गुटके और आनत तल के मध्य घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है, रुक्ष आनत तल है यानी रफ इंक्लाइंड प्लेन है, तो उसका कुछ न कुछ म्यू होगा, यानी फ्रिक्शनल कांस्टेंट। तो वो हमको निकालना है। कह रहा है मान लीजिए कि स्प्रिंग का द्रव्यमान उपेक्षणीय है और घिरनी घर्षण रहित। तो ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है और जो स्प्रिंग है उसका मास नहीं है, मासलेस है, यानी उसके मास को नेग्लेक्ट कर देना। कुल मिला के हमसे पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम का द्रव्यमान ये स्प्रिंग से घिरनी से रस्सी गई है, उससे एक ढलान वाले तल पर लटका हुआ है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है और जो मास लटका हुआ है गुटका वो 1 किलोग्राम का है। और जब स्प्रिंग खींची नहीं है उस समय अगर वो गुटका रेस्ट में है तो रेस्ट से छोड़ा जाता है तो वो 10 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है। तो कह रहा है गुटका और तल के बीच जो घर्षण गुणांक है, यानी फ्रिक्शनल कांस्टेंट है, वो हमको ज्ञात करना है। और ये बता रहा है कि स्प्रिंग हमारी मासलेस है और वेटलेस है और जो घिरनी है ये फ्रिक्शनलेस है, यानी घर्षण रहित। तो एक एक चीज देखते हैं। तो जो जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए गुटके का द्रव्यमान m = 1 किलोग्राम और गुटके पर विभिन्न प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो कौन कौन सा बल कार्य करता है इसको देख लेते हैं। तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है और यहाँ पर देखिए ये गुटका है। तो गुटके पर जो है हमेशा भार जो होता है वो पृथ्वी की ओर अभिलंबवत काम करता है, नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर। तो देखिए परपेंडिकुलर इस तल से 90 डिग्री के कोण पर mg नीचे की ओर काम कर रहा है। अब देखिए जब ये mg नीचे की ओर काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसको अगर हम इस प्रकार से बनाएं, इस प्रकार से, और ये झुका हुआ तल है हमारा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो हमारा ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा हो गया। तो इस प्रकार से जब ये थीटा हो गया तो पास में ये एंगल नहीं, ये एंगल हमारा थीटा होगा। इस प्रकार से ये वाला एंगल हमारा थीटा हो जाएगा।
तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो देखिए पास में कास तो ये mg कास थीटा हो जाएगा और सामने साइन तो ये mg साइन थीटा हो जाएगा। ये प्रतिक्रिया R हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ये R हो जाएगी। तो ये R mg कास थीटा बैलेंस करेगा और ये mg साइन थीटा यमे बैलेंस कर यमे, जब mg साइन थीटा है तो ये ma के बराबर हो जाएगा जो इसमें बल लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर स्प्रिंग का बल नियतांक थोड़ा ऊपर से देखते हैं। गुटके का मास mg नीचे की ओर कार्य करता है तथा यह अपने क्षैतिज अवयव यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा तथा mg sin थीटा में विभाजित हो जाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक ये क्षैतिज घटक। तल की अभिलंब प्रतिक्रिया जो तल के लंबवत कार्य करती है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया इस तल के लंबवत बाहर की ओर काम करती है। देखिए सारे कंपोनेंट बाहर की ओर ही काम करेंगे, सारे अवयव। देखिए ये भी तीर बाहर को है, ये भी तीर बाहर को है, ये भी तीर बाहर को है, ये भी तीर बाहर को है। तो सारे कंपोनेंट बाहर की ओर ही काम करते हैं। अब देखिए जो रस्सी बंधी हुई है इसका टेंशन भी बाहर की ओर काम करेगा। टेंशन भी इस तरह होगा, ये टेंशन जो होगा यही टेंशन या इसी को तनाव कहेंगे या रस्सी का बल कहेंगे। और देखिए फ्रिक्शन भी बाहर की ओर है, ये तीर घर्षण। तो ध्यान दीजिए सब बाहर की ओर है इस पिंड से। अब कह रहा है तल की अभिलंब प्रतिक्रिया जो तल के लंबवत काम करती है, लंबवत काम कर रही है। घर्षण बल जो ऊपर की ओर कार्य करता है जब गुटका नीचे की ओर गति आरंभ करता है। तो घर्षण बल जो ऊपर की ओर कार्य करता है। घर्षण बल देखें गति इधर को हो रही तो इसको रोकने के लिए घर्षण बल इसके विरोध में ऊपर की ओर काम करेगा। ये देखिए लिखा गया है। तो ये जो फिगर बनाया गया है इस फिगर में सारी चीजें अगर आप समझ लें कि कौन कैसे बनाया गया है तो सारा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए एक एक चीज को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर स्प्रिंग का बल नियतांक यानी स्प्रिंग कांस्टेंट K = 100 न्यूटन पर मीटर है। गुटके द्वारा तय किया गया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर नीचे खिसकता है जब विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। तो 10 सेंटीमीटर या 0.10 मीटर हो जाएगा। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो नत समतल का कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 37 डिग्री। ये देखिए क्वेश्चन जो अंग्रेजी वाली बुक है इसमें 37 डिग्री दिया गया है, हिंदी वाले में थोड़ा त्रुटि है तो इसको सही कर लीजिए। थीटा नहीं 37, थीटा बराबर 37 डिग्री है, 37 डिग्री। तो नत समतल यानी इंक्लाइंड प्लेन जो झुका हुआ प्लेन है उसका एंगल कितना है, 37 डिग्री है। तो हिंदी वाली बुकों में कुछ त्रुटियां हैं, इनको सही कर लीजिए। आप देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया गुटके के क्षैतिज अवयव mg cos थीटा को बैलेंस करेगी। तो देखिए फिगर में जो ये नॉर्मल रिएक्शन R है ये mg cos थीटा को बैलेंस करेगी। ये इधर को है, ये इधर को है। तो R बराबर mg cos थीटा होगा। स्मॉल f बराबर mg sin थीटा होगा। और स्मॉल f ही नहीं, स्मॉल f प्लस ये तनाव T दोनों इधर को हैं और mg sin थीटा इधर को। अभी करते हैं क्वेश्चन, खुद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए R बराबर mg cos थीटा और घर्षण बल F बराबर म्यू R होता है, पीछे हम लोग पढ़े हैं। और R बराबर mg cos थीटा है तो म्यू R की जगह mg cos थीटा रख दिया गया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया करिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब F = म्यू R लिखा जाता है तो F इधर को है और R इधर को है तो कंफ्यूजन होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। R mg cos थीटा को बैलेंस करता है और F बराबर म्यू R होता है
तो r की जगह हम mg cos थीटा रख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत गलती होती है। तो f बराबर म्यू r होता है, r बराबर mg cos थीटा है, तो म्यू इक्वल टू mg cos थीटा, r f इक्वल टू म्यू mg cos थीटा हो गया। अब देखिए नत समतल के अनुदिश गुटके पर लगा हुआ बल, कुल बल। तो नत समतल का मतलब कि ये जो झुका हुआ बल है, ये जो झुका हुआ प्लेन, तो ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो इस पर कौन सा बल लग रहा है, mg sin थीटा, यही तो नीचे ला रहा है। तो ये mg sin थीटा इस f के बराबर होगा। तो ये देखिए नत समतल के अनुदिश गुटके पर लगा कुल बल। तो गुटके पर लगा जो कुल बल है, तो वो कुल बल जो है ये जो नीचे की ओर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे वाला ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से कम वाला घटाएंगे, तो mg sin थीटा माइनस f हो जाएगा। और f बराबर म्यू mg cos थीटा है, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा हो गया, नत यानी इंक्लाइंड प्लेन पर गुटके पर लगा हुआ कुल बल। अब देखिए ये जो कुल बल है, इसको कौन संतुलित कर रहा है, अभी ये जो डोरी है इसका तनाव, और ये डोरी में तनाव कहाँ से प्राप्त हो रहा है, स्प्रिंग से। तो स्प्रिंग द्वारा जो बल होगा ये हमारा बराबर हो जाएगा जो कुल बल हमने निकाला है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। इस पूरे को ये स्प्रिंग वाला बल बैलेंस करेगा, क्योंकि इसी के कारण ये 10 सेंटीमीटर चल के रुक जा रहा है। तो 10 सेंटीमीटर चलने के बाद जो रुक गया, तो स्प्रिंग वाला बल ये जो कुल नेट बल निकाले हैं उसके बराबर है, तभी तो रुका। तो इसलिए यहाँ पर mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा ये इंटू x। अब देखिए हमको बल नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि पूछा क्या गया है, इसको देख लेते हैं। घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है कि ये h 10 सेंटीमीटर चला है, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर ऊपर जो स्थितिज ऊर्जा है, जब ये छोड़ा जाएगा तो वही गतिज ऊर्जा में बदलेगा, या यूं कहें कि वही स्प्रिंग की ऊर्जा होगी। तो इसीलिए संतुलन की अवस्था में जब 10 सेंटीमीटर खिसक के रुक गया है, तो जो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है वही 10 सेंटीमीटर जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो किया गया कार्य बराबर खींची हुई स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। तो खींची हुई स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा हाफ kx² है, और जो ये नीचे गया है तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो ये इतना में अगर विस्थापन x का गुणा कर दिया जाए तो यह स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, तभी वो खिसक के नीचे जाता है, और गतिज ऊर्जा के द्वारा ही कार्य होता है, ऊर्जा ही कार्य में बदलता है। तो किया गया कार्य तो mg x यानी बल गुणे विस्थापन, बल कितना है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू विस्थापन कितना x मान लिया, ये हो गया स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हाफ kx²। तो अब जो है 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 2mg sin थीटा माइनस 2 म्यू mg cos थीटा इक्वल टू x से x कट जाएगा तो kx हो जाएगा। तो ये आ गया 2mg sin थीटा माइनस kx बराबर 2 म्यू mg cos थीटा। अब देखिए हमको म्यू निकालना है, तो गुटके तथा आनत यानी इंक्लाइंड प्लेन के बीच घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू, अब ये पूरा हो जाएगा 2mg sin थीटा माइनस kx अपान ये पूरा नीचे चला जाएगा 2mg cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू m कितना है 1 किलोग्राम का द्रव्यमान है, और g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साइन थीटा कितना है 37 डिग्री, माइनस k कितना है 100 न्यूटन पर मीटर, और x कितना है 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर।
अपान 2 इंटू एम 1 है इंटू जी 10 है इंटू cos 37 डिग्री। तो ये सॉल्व करने पे साइन 37 डिग्री का मान 0.6018 होता है और cos 37 डिग्री का मान 0.7996 होता है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ गया 0.127। यही गति घर्षण गुणांक यानी फ्रिक्शनल कांस्टेंट ये हमारा होगा, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। म्यू ये निकल के देखिए आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को करते हैं, इसको देखिए फिर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो गुटका है उसका भार mg नीचे को काम करेगा, गुटके का प्रतिक्रिया ऊपर को काम करेगी और ये थीटा है तो ये कोण थीटा हो जाएगा। जब ये थीटा होगा तो पास में कास सामने साइन, तो पास वाला mg cos थीटा में जाएगा और ये सामने वाला कंपोनेंट या घटक mg sin थीटा में जाएगा। ये प्रतिक्रिया R हो जाएगी। R mg cos थीटा को बैलेंस करेगी और ये F mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। देखिए ये भी है लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे। तो देखिए इस पर नीचे लुढ़कने के लिए कुल बल कितना काम करेगा, mg sin थीटा माइनस F, उसी से तो नीचे आएगा। ये इतना घटा देंगे और ये जितना है तो जो भी बचा उससे नीचे लुढ़केगा। तो mg sin थीटा में F क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा है इसीलिए तो इधर को लुढ़क रहा है, तो ज्यादा में कम घटाते हैं। तो mg sin थीटा माइनस F हो गया और F बराबर होता है म्यू R, और R को बैलेंस कौन कर रहा है, mg cos थीटा, तो R की जगह mg cos थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस F, तो F की जगह हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। अब ये जो है ये पूरा जो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा आया, माइनस म्यू mg cos थीटा, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उससे जो गुटका नीचे खिसक रहा है उस पर लगा कुल बल है। अब 10 सेंटीमीटर नीचे आता है तो 10 सेंटीमीटर आने में जो किया गया कार्य है ये कहाँ से प्राप्त हो रही है ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा से। तो 10 सेंटीमीटर आने में किया गया कार्य स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो किया गया कार्य बराबर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, तो बल गुणे विस्थापन, तो बल इतना है, विस्थापन x और स्थितिज ऊर्जा हाफ के x स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लिया तो ये हमारा आ गया म्यू 0.127। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बोल्ट 7 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रही किसी लिफ्ट की छत से गिरता है। एक समान चाल से नीचे आ रही है कोई लिफ्ट और उससे ये जो है गिर रहा है। कह रहा है यह लिफ्ट के फर्श से टकराता है, लिफ्ट की लंबाई यानी ऊंचाई कितना है 3 मीटर और वापस नहीं लौटता, बोल्ट नीचे गिरता है वापस नहीं लौटता। कह रहा है टक्कर द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, यदि लिफ्ट स्थिर होती तो क्या आपका उत्तर इससे भिन्न होता। तो फिर से क्वेश्चन समझिए कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बोल्ट है और ये लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट 7 मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से नीचे आ रही है, ध्यान दीजिए नीचे की ओर आ रही है, उससे ऊपर से गिरता है उसकी छत से और लिफ्ट की लंबाई 3 मीटर है यानी ऊंचाई 3 मीटर है तो उससे नीचे गिरता है। तो कह रहा है टक्कर से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यदि लिफ्ट स्थिर होती तब आपका उत्तर क्या इससे भिन्न होता। तो चूंकि देखिए 3 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर रही है तो m दिया है, v दिया है और h दिया है, तो नीचे गिर रही इसका मतलब पृथ्वी की ओर आ रही तो गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा जी। तो पहले 3 मीटर नीचे गिरने में स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं
फिर इसके बाद हम बात करते हैं। और स्थिर ऊर्जा और नीचे की ओर आ रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं लिफ्ट की, क्योंकि V दिया है हमको। तो जब गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे तो गतिज ऊर्जा से जब स्थिर ऊर्जा में बदला तो कितनी कमी हुई, जितनी कमी होगी वही ऊष्मा के रूप में निकल गई होगी, क्योंकि ऊर्जा तो नष्ट होती नहीं। तो जो कमी हुई है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदली है। तो एक एक करके देखते हैं। तो बोल्ट का द्रव्यमान m बराबर 0.3 किलोग्राम। लिफ्ट की लंबाई यानी ऊंचाई 3 मीटर, कितनी इतनी ऊंचाई से वो गिर रहा है। क्योंकि बोल्ट टकराने के बाद उछाल नहीं लेता, इसलिए बोल्ट की स्थिर ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? अगर ये ऊर्जा ऊष्मा में ना बदलती तो अभी जो उसमें ऊर्जा थी उससे उछलता ना, दोबारा नहीं उछला, डायरेक्ट वहीं स्थिर हो गया। इसका मतलब ऊष्मा में ऊर्जा कुछ बदली है। तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर बोल्ट की स्थितिज ऊर्जा। तो mgh, तो m हमारा 0.3, ये देखिए यहाँ पर m की वैल्यू 3 kg दिया है। इसको देखते हैं इंग्लिश में, कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही है। 0.3 किलोग्राम का है, वही तो बोल्ट 3 किलोग्राम वजन का कहाँ होगा, 0.3 किलोग्राम है। इसको सही कर लीजिए। तो ये रख दिया 0.3 और g की वैल्यू 9.8 और h 3 मीटर ऊंचाई है, तो ये आ गया 8.82 जूल। तो इसका मतलब चूंकि लिफ्ट में नीचे फर्श पे टकराने के बाद बोल्ट ऊपर नहीं उठा, इसका मतलब उसकी जो स्थिर ऊर्जा थी 3 मीटर ऊपर, वो ऊष्मा में बदल गई। तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हुई, 8.82 जूल। अब लिफ्ट के गतिमान तथा स्थिर होने की दिशा में उत्तर परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण सभी जड़त्वीय फ्रेम में समान रहता है। तो ध्यान दीजिए, लिफ्ट चाहे नीचे आती या स्थिर रहती इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें g का मान रखा गया है ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न हुआ g है। ये लिफ्ट के आवागमन से या उसके गतिमान होने या स्थिर होने से g के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उत्तर नहीं बदलेगा। लिफ्ट चाहे गतिमान हो चाहे स्थिर हो, बस ध्यान देना है कि एक समान चाल से गति करें। अगर असमान होगा तो टक्कर में समय का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती है, इसको सुधार लीजिए। यहाँ इसको लिखना चाहिए कि उत्पन्न ऊष्मा बराबर बोल्ट की स्थिर ऊर्जा में कमी या ह्रास, कमी या ह्रास। क्योंकि 3 मीटर ऊपर से जब नीचे आएगा तो 3 मीटर की ऊंचाई 0 हो जाएगी। तो जब ऊंचाई 0 हुई तो इसका मतलब स्थिर ऊर्जा 0 हुई। तो स्थिर ऊर्जा जब 0 हुई तो ऊर्जा गई कहाँ, जब ऊपर उछला भी नहीं, यानी गतिमान भी नहीं हुआ बोल्ट। अगर गतिमान हो जाता तो स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती, गतिमान भी नहीं हुआ तो वही स्थिर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदल गई। तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर बोल्ट की स्थिर ऊर्जा में ह्रास या कमी, इतना लिखना भूल गया। अब ध्यान दीजिए, लिफ्ट के गतिमान तथा स्थिर होने की दिशा में उत्तर परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण सभी जड़त्वीय फ्रेम में समान रहता है। अब देखिए, जब ये लिफ्ट हमारी एक समान चाल से नीचे आ रही है तो आखिर जाहिर सी बात है कि बोल्ट भी उसी चाल से नीचे आ रहा है। तो बोल्ट की चाल और लिफ्ट की चाल एक ही समान होगी। तो जब एक ही समान होगी दोनों, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी लिफ्ट के सापेक्ष हमारा बोल्ट स्थिर ही है। अगर 7 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से नीचे लिफ्ट आ रही है तो बोल्ट भी हमारा 7 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से नीचे आ रहा है, ठीक ना। तो जो 7 मीटर पर सेकंड की चाल होगी तो ये तो पहले ही कट जाएगी बोल्ट के लिए, उसके बाद जो बचेगी उस गति से वो टकराएगा लिफ्ट से। तो ध्यान दीजिए,
कि ये 7 मीटर पर सेकंड जब पहले ही कट गई तो जाहिर सी बात है कि लिफ्ट जब नीचे की ओर आ रही है तो सीधी सीधी बात है कि 7 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, तो जो 7 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही तो लिफ्ट के साथ 7 मीटर पर सेकंड से पहले ही चल रहा था बोल्ट, तो इतना तो उसके साथ पहले ही कट गया। तो 7 मीटर पर सेकंड लिफ्ट, 7 मीटर पर सेकंड बोल्ट, तो 7 बराबर है कि नहीं और एक ही दिशा में है, तो एक दूसरे की अगर सापेक्ष वेग निकाला जाए तो 7 में 7 घट के 0 आ जाएगा। तो लिफ्ट के सापेक्ष तो बोल्ट अब भी स्थिर है ना, तो इसीलिए अगर लिफ्ट स्थिर भी होती तो भी इस उत्तर में कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तो वैसे भी 0 है बोल्ट की। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन समझना। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है 200 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्राली किसी घर्षण रहित यानी फ्रिक्शनलेस पथ पर यानी पाथ पर 36 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से गतिमान है। एक समान चाल से यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बच्चा ट्राली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 10 मीटर दूर ट्राली के सापेक्ष 4 मीटर पर सेकंड की चाल से ट्राली की गति की विपरीत दिशा में दौड़ता है और ट्राली से बाहर कूद जाता है। ट्राली की अंतिम चाल क्या है? बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से ट्राली से कितनी दूरी तय की। तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं। ट्राली का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है और ट्राली का जो फर्श है वो फ्रिक्शनलेस है, उस पर नहीं, ट्राली किसी घर्षण रहित यानी फ्रिक्शनलेस प्लेन में 36 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से चल रही है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब कह रहा है 20 किलोग्राम का कोई बच्चा है, ट्राली में चढ़ा हुआ है, ट्राली के एक सिरे से दूसरे सिरे पर 10 मीटर दूर ट्राली के सापेक्ष 4 मीटर पर सेकंड की चाल से ट्राली की गति की विपरीत दिशा में दौड़ता है। ध्यान दीजिए, ट्राली अगर पूरब चल रही है तो पश्चिम चल रहा है और ट्राली के बाहर कूद जाता है। तो ट्राली की अंतिम चाल क्या होगी और बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से ट्राली ने कितनी दूरी तय की। तो जब बच्चा दौड़ना शुरू किया और कूदने के पहले तक, बच्चे के दौड़ना आरंभ करने के समय से ट्राली ने कितनी दूरी तय की, यानी कूदने तक, जब आरंभ किया दौड़ना और कूदने तक कितनी दूरी तय की। तो एक एक चीज को हम लिखते हैं और समझते हैं। ट्राली का द्रव्यमान m1 200 किलोग्राम है। ट्राली की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दिया तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। बच्चे का द्रव्यमान m2 20 किलोग्राम है। अब बच्चे के गति करने से पहले बच्चे तथा ट्राली का आरंभिक संवेग, तो जब बच्चा गति नहीं कर रहा था उससे पहले, अब देखिए बच्चा चूंकि ट्राली के ऊपर खड़ा है तो संवेग संरक्षण का नियम प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दोनों टक्करों में संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए हम संवेग की बात कर रहे हैं। तो बच्चे के गति करने से पहले ट्राली और बच्चे दोनों का संवेग कितना होगा? संवेग का मतलब मोमेंटम P1 = P = mv होता है। तो Pi मतलब इनिशियल यानी प्रारंभिक, तो बच्चा और ट्राली m1 + m2 × v, क्योंकि जब बच्चा आरंभ नहीं किया था चलना तो जितना वेग से ट्राली चल रही थी उतने वेग से बच्चा भी चल रहा था, तो इसलिए दोनों के लिए भी एक समान है। तो ये ट्राली का द्रव्यमान 200 किलोग्राम, बच्चे का 20 किलोग्राम और ट्राली का वेग 10 मीटर पर सेकंड, तो आ गया 2200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये बच्चा और ट्राली दोनों का संवेग आ गया, प्रारंभिक संवेग। अब देखिए आगे देखते हैं। ट्राली के सापेक्ष बच्चे का वेग कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। और धरातल के सापेक्ष ट्राली का अंतिम वेग कितना है? v' मान लिया। धरातल यानी पृथ्वी के सापेक्ष बच्चा ट्राली के ऊपर है और ट्राली पृथ्वी में है। ध्यान दीजिए, बहुत समझ के काम करेंगे तभी बात बनेगी। ट्राली पृथ्वी पर है और बच्चा ट्राली के ऊपर है, तो ध्यान दीजिए धरातल के सापेक्ष ट्राली का अंतिम वेग v' मान लिया गया।
तो धरातल के सापेक्ष बच्चे की चाल कितनी होगी? जिधर ट्राली चल रही है तो उसके विपरीत दिशा में बच्चा 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो जायज बात है, विपरीत है तो विपरीत के लिए साइन उल्टा होगा, तो जब दोनों का वेग जोड़ेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो v डैश -4, क्योंकि विपरीत है तो विपरीत के लिए चिन्ह उल्टा होगा। तो धरातल के सापेक्ष बच्चे की चाल बराबर धरातल के सापेक्ष ट्राली का अंतिम वेग माइनस बच्चे का वेग, तो ये v डैश -4 हो जाएगा। अब निकाय का अंतिम संवेग जब बच्चा गतिमान है, अब अंतिम संवेग, अब यहाँ पर संवेग क्यों लगा रहे हैं? गतिज ऊर्जा वाला लगाना चाहिए। गतिज ऊर्जा अप्रत्यास्थ टक्कर और संवेग हमारा प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दोनों में संरक्षित रहता है, इसलिए हम संवेग की बात कर रहे हैं। तो निकाय का अंतिम संवेग कितना होगा? P फाइनल इक्वल टू, तो देखिए निकाय का अंतिम संवेग जब बच्चा गतिमान है तो P फाइनल यानी P अंतिम बराबर ट्राली का द्रव्यमान गुणे वेग, क्योंकि P इक्वल टू m होता है, प्लस बच्चे का द्रव्यमान गुणे बच्चे का सापेक्ष वेग धरातल के सापेक्ष यानी पृथ्वी के सापेक्ष। तो ये हो गया m1 हमारा 200 v डैश प्लस बच्चे का द्रव्यमान 20 है तो 20 v डैश -4, तो ये आ गया 220 v डैश -80। ये आ गया अंतिम संवेग जब बच्चा गतिमान है, तब निकाय का यानी सिस्टम का। और ये बच्चे के गति करने से पहले बच्चे तथा ट्राली का प्रारंभिक संवेग यानी टोटल निकाय का संवेग या सिस्टम का। अब देखिए, कोई बाह्य बल निकाय पर कार्य नहीं करता है यथा संवेग संरक्षण के नियम से। कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, ट्राली है और बच्चा है, उसको कोई ढकेल नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है निकाय का प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होगा, क्योंकि संवेग संरक्षित रहता है यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, पी बराबर pf। प्रारंभिक 200 है, प्रारंभिक 2200 है, 2200 बराबर 220 v डैश -80 हमने अभी अंतिम निकाला है। तो ये सॉल्व करने पे v डैश आ गया 10.36 मीटर पर सेकंड। इतना वेग आ गया अंतिम पृथ्वी के सापेक्ष। अब देखिए धरातल के सापेक्ष ट्राली का अंतिम वेग v डैश माना गया था, तो ये ट्राली का अंतिम वेग v डैश हमारे पास आ गया। अब देखिए 10 मीटर चलने में बच्चे द्वारा लिया गया समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 10 मीटर है और चाल 4 मीटर पर सेकंड था बच्चे का 10 मीटर चलने पर, तो ये 2.5 सेकंड हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बच्चे का जो चाल है वो 4 मीटर पर सेकंड लिया गया है, क्योंकि ट्राली के सापेक्ष बच्चा 4 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा था। वो तो पृथ्वी यानी धरातल, जब पृथ्वी में कोई खड़ा व्यक्ति होगा तो उसके सापेक्ष ट्राली का जो वेग है उसमें 4 जब घटाएंगे उस वेग से चलेगा। तो 10 मीटर चूंकि बच्चा ट्राली के ऊपर चल रहा है तो इसलिए अब ट्राली के वेग से मतलब नहीं है, तो इसको चलने में 2.5 सेकंड लगेगा। इसी समय में ट्राली द्वारा तय की गई दूरी, तो समय निकल आया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये दूरी बराबर चाल v डैश गुणे समय। अब देखिए यहाँ पर v डैश हम लोग ये जो निकला है ये v डैश धरातल के सापेक्ष ट्राली का अंतिम वेग। क्यों? क्योंकि बच्चा ट्राली के ऊपर चल रहा है, तो हमने ट्राली के ऊपर जो 4 मीटर पर सेकंड बच्चे का वेग था वो लिया, लेकिन अब ट्राली पृथ्वी पर चल रही है
तो धरातल के सापेक्ष जो ट्राली का अंतिम वेग v डैश होगा वो लेंगे। तो ये देखिए v डैश निकला है 10.36 मीटर पर सेकंड, तो वो रखा और समय 2.5 सेकंड आ गया है, तो 2.5 रखा तो आ गया 25.9 मीटर। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को करने में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं थोड़े थोड़े से में गलतियां हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने की बात है, कह रहा है निकाय का अंतिम संवेग जब बच्चा गतिमान है। तो निकाय का अंतिम संवेग जब बच्चा गतिमान है, तो देखिए ये फार्मूला तब लगता जब बच्चा और खैर तब भी सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं, क्योंकि दो पिंड अगर अलग अलग हों आपस में जुड़ जाएं तो दोनों का द्रव्यमान एक साथ लिया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का द्रव्यमान लिया गया है, ये ट्राली का द्रव्यमान है और ये बच्चे का। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला का क्वेश्चन आ जाता है 29 नंबर। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।